Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 14th of February 2022, Monday. Motivation of the day is not having the best situation but seeing the best in your situation is the key to happiness. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं जहाँ पर पहली न्यूज़ जो है वो LIC के IPO से रिलेटेड है. सेकेंड न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट द सेंटर बोरोइंग टारगेट. सेंटर गवर्नमेंट का जो बोरोइंग टारगेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 उससे रिलेटेड है. इसके अलावा जो शॉर्ट न्यूज़ हैं दैट आर रिलेटेड टू TVS IPO, बाउंस रेट्स ऑफ चेक्स, न्यू लेवी ऑन अनब्लेंडेड फ्यूल पे बजट. इस साल के बजट में कुछ न्यू लेवीज इम्पोज किए गए हैं उसके बारे में न्यूज़ है. इसके अलावा जो लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग सेल्स प्रेडिक्शन इन अपैरल सेक्टर. तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है. LIC फाइल्स IPO पेपर गवर्नमेंट टू ऑफलोड 5%. तो संडे को फाइनली LIC ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस DRHP फाइल कर दिया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में फॉर अप्रूवल प्रोसेस. और उसके अकॉर्डिंग जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था गवर्नमेंट अपना 5% का जो स्टेक है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में उसको ऑफलोड करेगी और इसमें 100% ऑफर फॉर सेल लाया गया है. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो विदिन 3 वीक्स 3 हफ्तों के अंदर LIC के IPO पर अपना जो डिसीजन है वो दे देगी. मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू गिव इट्स नोट फॉर LIC IPO. और इसी के साथ इसी जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की फाइल के बाद से जो ये कहा जा रहा था कि LIC का जो इस कंट्री का लार्जेस्ट IPO एवर है जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर में लाएगा. जो गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में ही यानी मार्च तक ही गवर्नमेंट LIC के IPO को लॉन्च कर देगी. तो इस प्रोसेस को स्पीड अप या पेस मिलती हुई दिख रही है. एंड अकॉर्डिंग टू द government data, this maiden share sale will give approximately 60,000 crore to 75 crore to the government. तो गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 60,000 से 75,000 करोड़ का हमें कह सकते हैं रेवेन्यू फेच करेगी थ्रू दिस मेडन शेयर सेल ऑफ LIC एंड विच could peg the insurance market value at approximately 12 trillion and 15 ट्रिलियन. तो 12 से 15 ट्रिलियन के बीच में LIC की मार्केट वैल्यू आंकी जा रही है. द फाइनल वैल्यूएशन विल बी डिसाइडेड क्लोजर्स टू द IPO. और ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में भी IPO के साइज के बारे में इशू साइज के बारे में अभी रिवील नहीं किया गया है. और अगर आपको लास्ट टाइम रिमेंबर हो तो हमने LIC की एम्बेडेड वैल्यू की न्यूज़ को भी डिस्कस किया था जहां पर जो एक्चुअल फर्म थी उसने LIC की जो एम्बेडेड वैल्यू थी वो 5.39 ट्रिलियन प्रोजेक्ट करी थी. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि दिस इज़ द एम्बेडेड वैल्यू. जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू आएगी LIC की वो बहुत ज़्यादा होगी. तो एज पर द रीसेंट एक्सपर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 ट्रिलियन तक की LIC की मार्केट वैल्यू जा सकती है. इन DRHP files, the market regulator SEBI, LIC has said that government will offload approximately 316.25 million sales shares of total of its 6,325 million shares. यहाँ पर एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है गवर्नमेंट ओन 100% ऑफ LIC. गवर्नमेंट जो है वो 100% LIC का ओन करती है जिसका सिर्फ 5% गवर्नमेंट ऑफलोड करने वाली है. इसका मतलब अगर नंबर्स की बात करी जाए तो 6,325 मिलियन शेयर्स में गवर्नमेंट केवल 316.25 मिलियन शेयर को ही ऑफलोड करेगी एज पर द LIC recent draft red herring prospectus. So this is the big bet. Approximately 316.25 million LIC shares government is going to offload. जो 100% OFS ऑफर फॉर सेल के थ्रू ही गवर्नमेंट लॉन्च करेगी. 10% ऑफ द IPO साइज रिजर्व फॉर पॉलिसी होल्डर्स जैसा कि हम पिछले कई न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं. और इसमें ये भी डिस्कस किया है कि जो FIIs हैं उनके लिए भी प्रोविजनिंग करी जा रही है LIC के इस IPO में. 39.6 ट्रिलियन LIC assets under management as of September 30, 2021 and that makes the LIC one of the
टॉप कंपनी एट अ ग्लोबल लेवल एज वेल। ये न्यूज़ भी हमने डिस्कस करी थी कि 39.6 ट्रिलियन के असेट अंडर मैनेजमेंट के साथ LIC जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। 66% इज द इंश्योरेंस मार्केट शेयर्स इन न्यू बिजनेस प्रीमियम। तो ये सारे हाइलाइट्स हैं और सारे हाइलाइट्स के साथ फिलहाल के लिए जो LIC है उसने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दिया है और 3 दिन के अंदर ही ऐप से 3 हफ्तों के अंदर ही जो सेबी है वो इस पर अप्रूवल अपना दे सकती है एंड दैट विल लीड्स टू द फास्ट ट्रैक of LIC's IPO. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of Business Standard. Center may not go for 60% borrowing in H1. As per the business standard, finance ministry is actually looking for 2 options. Borrowing की टारगेट हमने डिस्कस किया था बजट में, अगर आपको पता हो तो बजट का सेशन जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ह्यूज बोरोइंग के टारगेट्स रखे हैं। अब ह्यूज बोरोइंग के टारगेट्स रखे हैं, उसके इम्प्लीकेशंस, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस न्यूज़ में फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर इशू को डिस्कस किया गया कि गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग के टारगेट्स रखे हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, उन बोरोइंग के टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए, कैसे एक्चुअली गवर्नमेंट बोरोइंग के पैटर्न को फॉलो करे। व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ बोरोइंग। जनरली गवर्नमेंट कैसा पैटर्न फॉलो करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास 2 ऑप्शंस हैं। जैसा कि यूजुअल प्रैक्टिसेस जो जनरल फाइनेंशियल ईयर में और एक नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट फॉलो करती है, वो क्या होता है? 60% ऑफ इस टोटल बोरोइंग इन फर्स्ट हाफ ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। H1 मीन्स फर्स्ट हाफ, H2 मीन्स सेकेंड हाफ। किसी भी ईयर में 12 महीने होते हैं। फर्स्ट हाफ मीन्स फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड हाफ मीन्स सेकेंड 6 मंथ। तो गवर्नमेंट का जो यूजुअल पैटर्न होता है, जो यूजुअल प्रैक्टिस होती है बोरोइंग की, वो यही होती है कि फर्स्ट हाफ होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 60% बोरोइंग, टारगेटेड बोरोइंग जो होती है गवर्नमेंट उसका 60% गवर्नमेंट, उसकी 60% बोरोइंग गवर्नमेंट फर्स्ट हाफ में कर लेती है और जो रिमेनिंग होती है वो सेकेंड हाफ में होती है। तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पर 2 तरीके हैं। जनरली इसी यूजुअल प्रैक्टिस के साथ ये तो गवर्नमेंट जाए, या फिर गवर्नमेंट मेक इट्स डेट कैलेंडर मोर बैक लोडेड, यानी कि फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा 60% बोरोइंग ना करे, जो सेकेंड हाफ है उसमें मेजर पोर्शन की बोरोइंग करे। एंड सोर्सेस सेट विद पुलिंग बैक ऑफ लिक्विडिटी बाय US फेडरल रिजर्व और सम अदर वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, and the impact of that particular policy decisions on global commodity prices and their possible impact on interest rates needs to be watched carefully. सीधा सीधा एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी जो रिसेंटली जो वेव चल रही है उसमें यही एंटिसिपेट किया जा रहा है कि US फेडरल और जो अदर वेस्टर्न सेंटर बैंक्स हैं, दे कैन एक्चुअली गो फॉर पुलिंग बैक द लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी पुल बैक करने से क्या होगा? जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका पॉसिबल इम्पैक्ट हमें प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पर भी देखने को मिलेगा। तो अगर वेस्टर्न बैंक्स या US फेडरल किसी भी तरह के पॉलिसी डिसीजन में चेंज लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज के इंटरेस्ट रेट पर हमें क्लियरली देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक्सपर्ट्स ये कहना है देयर में बी हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट विल आल्सो बी हाई। तो गवर्नमेंट और RBI को थोड़ा सा केयरफुली अपने बोरोइंग प्लान्स को डिसाइड करना पड़ेगा फॉर अप्रैल और सितंबर 2022। और अगर इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है इट विल बी गुड और प्रूडेंट टू कीप दिस बोरोइंग टारगेट बैकलोडेड मीन्स यानी सेकेंड हाफ में अगर गवर्नमेंट चाहे बोरोइंग के एक्सेस बोरोइंग के टारगेट्स को अचीव करने के लिए तो दैट विल बी बेनिफिशियल इंस्टेड ऑफ गोइंग 60% बोरोइंग इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो सेंटर का नेट बोरोइंग टारगेट कितना है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? 11.58 ट्रिलियन एंड द ग्रॉस बोरोइंग टारगेट इज अप्रॉक्सीमेटली 14.95 ट्रिलियन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट बोरोइंग एंड ग्रॉस बोरोइंग। ये 2 टारगेट में इतना डिफरेंस क्यों है? नेट बोरोइंग का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर के वो 11.58 ट्रिलियन रखा गया, जो ग्रॉस बोरोइंग का टारगेट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 14.95 ट्रिलियन का रखा गया है।
And the borrowing target for this coming year could trimmed approximately 63,500 crore as the amount that RBI will switch with market participants. और अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 और 21 में गवर्नमेंट ने जो पहले फर्स्ट हाफ के लिए यानी H1 के लिए जो टारगेट रखा था बोरोइंग का वो 22 के लिए 60.6% और 21 में 62.6%। और यही गवर्नमेंट ने टारगेट्स फाइनेंशियल ईयर 20 में भी रखा था। पिछले लास्ट 3 सालों से अगर हम देखें तो 60% तक की बोरोइंग, 60 से लेकर 62% तक की बोरोइंग जो गवर्नमेंट कर रही है वो फर्स्ट हाफ में ही कर ले रही है, H1 में ही कर ले रही, इनिशियली 6 मंथ में ही कर ले रही। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस साल भी गवर्नमेंट इसी तरीके के पैटर्न पर जा सकती है। बट येस, नाउ एक्सपर्ट्स ऑफिशियल्स आर सेइंग दैट गोइंग फॉर दिस पैटर्न यानी H1 में ही फर्स्ट हाफ में 60% बोरोइंग कर लेने से गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग पॉलिसी जेस्चर बाई US फेडरल एंड अदर वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स। तो गवर्नमेंट शुड वेट एंड वॉच। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट शुड शिफ्ट इट्स प्लान टू H2 बैकलोड प्लान पे गवर्नमेंट जा सकती है। सो दीज आर द बोरोइंग क्वेश्चंस दैट गवर्नमेंट इज एक्चुअली seeking to answer. Center usually borrow 60% of its actual needs in the very first half of the fiscal year. But now government is two-minded, liquidity tightening, global commodity prices, and number of other decisions are actually expecting to change the government borrowing pattern. So let us see how government will take the decision of borrowing into this financial year. अब देख लेते हैं some other news clips. TVS Arm seeks to SEBI note for rupees 5,000 crore IPO. So TVS की supply chain solution, that is TVS SCS, that is a part of TVS Mobility Group, is actually become the first company from the TVS fold to come out with IPO. तो TVS की जो सप्लाई चेन सोल्यूशन आर्म है वो सेबी से अप्रूवल लेने जा रही है फॉर इशूइंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आफ्टर द फैमिली रीअरेंजमेंट्स। तो सेबी में एप्लीकेशन डाल दिया गया है फॉर गेटिंग द अप्रूवल फॉर 5,000 crore IPO, and this include a fresh issue of 2,000 crore and offer for sale up to 3,000 crore. तो 2,000 crore का approximately fresh issue आएगा and 3,000 crore is offer for sale as per the sources. So TVS Arm is going for IPO and India is again going to see a big IPO into upcoming financial year. अब देख लेते हैं next clip. Bounce rate in Jan lowest since August 2019. So despite the impact of Omicron wave being at its peak in जनवरी में हम सभी को पता है कि ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट था वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला इंडिया में। इसके बावजूद भी ऑटो डेबिट पेमेंट्स जो बाउंस होता है, जो बाउंस रेट है ऑटो डेबिट पेमेंट्स का, ऑटो डेबिट पेमेंट्स मीन्स अगर जो लोन के रीपेमेंट्स होते हैं, किसी भी तरह के SIP के पेमेंट्स होते हैं, प्रीमियम के पेमेंट्स होते हैं, जहाँ पर बैंक्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देता है डिपॉजिटर या अकाउंट होल्डर कि हमारे अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से इतने अमाउंट का पैसा मंथली या ईयरली डिडक्ट कर लिया जाए। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बैंक को फॉर ऑटो डेबिट पेमेंट्स। तो किसी भी तरह के SIP, इंश्योरेंस, लोन या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में इस तरह के ऑटो डेबिट पेमेंट्स होते हैं। तो रीसेंट पैंडेमिक में क्या हुआ था, हमने हालांकि कई बार ये न्यूज़ डिस्कस करी है कि बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बहुत सारे जो इंडिविजुअल से, जो हाउस होल्ड से, उनके जो ऑटो डेबिट पेमेंट्स थे वो बाउंस हो रहे थे, चेक जो थे वो बाउंस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था। क्यों बैलेंस नहीं था? क्योंकि हेल्थ एक्सपेंडिचर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। किस लिए इंक्रीज हो गए थे? बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक। बट जैसे जैसे ये पैंडेमिक जो है वो रिड्यूस होना शुरू हुआ, वैसे वैसे जो बाउंस रेट है, ऑटो डेबिट पेमेंट्स के जो बाउंस रेट हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गए। तो यही इस पर्टिकुलर न्यूज़ में डिस्कस किया गया, जहाँ पर कहा कि जनवरी में ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट था सबसे ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो बाउंस रेट है, बाउंस रेट बाय वैल्यू फॉर द मंथ वॉज लोवेस्ट सिंस अगस्त 2019। जनवरी के मंथ में यानी जनवरी 2022 में
जो बाउंस रेट है वो अगस्त 2019 से लेकर अब तक का सबसे लोवेस्ट है, जबकि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट जनवरी के मंथ में सबसे ज़्यादा था। तो दिस इंडिकेट्स दैट द असेट क्वालिटी ऑफ द लैंडर्स हैज़ बीन इम्प्रूविंग स्टेडली। तो हालांकि ये भी हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन का उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की इनकम पर या इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की हेल्थ पर, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट का देखने को मिला था या फर्स्ट 2 वेव्स में देखने को मिला था। तो बाउंस रेट हैज़ बीन ट्रेंडिंग डाउनवर्ड सिंस जुलाई 2021, यानी फर्स्ट वेव से हम कह सकते हैं जुलाई के बाद से जो बाउंस रेट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ हम कह सकते हैं या डाउनग्रेड होता हुआ दिख रहा है। इम्प्रूव डाउनग्रेड मतलब कि बाउंस रेट कम हो रहा है, बाउंस जो हो रहे हैं चेक या जो ऑटो डेबिट पेमेंट जो बाउंस हो रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ number, as the second wave of the pandemic receded. And according to NACH, in January, the bounce rate in terms of volume terms stood at 29.6% and in value terms it is 23.4. So volume के terms में 23.6% का bounce rate देखने को मिला और वैल्यू के टर्म्स में 23.4% का बाउंस रेट देखने को मिला इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में भी क्लियरली विजिबल है हमें कि किस तरीके से जो बाउंस रेट है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, या हमें कहें जो ऑटो डेबिट पेमेंट्स हैं वो अब कम बाउंस हो रहे हैं, जो कि एक टाइम में अपने पीक पर थे बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। और अगर दिसंबर 2021 के बाउंस रेट की बात करें, लास्ट जो हमारा ईयर गया उसके लास्ट मंथ की, तो उस समय बाउंस रेट 30% और 24.4% रिस्पेक्टिवली था। और कहीं ना कहीं ये डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बैंक्स की असेट क्वालिटी है नाउ इट इज़ बीइंग improve for major banks, and COVID third wave having no major impact on economic activity and collection efficiency of the banks. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। न्यू लेवी ऑन अनब्लेंडेड फ्यूल may lead to price hikes. तो रिसेंटली जो बजट में प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू रेज द excise duty on dirtier or unblended retail petrol and diesel। ये जो प्रपोजल है इसका अब अपोजिशन हो रहा है, इट इज़ गेटिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि दिस इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन डर्टी और अनब्लेंडेड पेट्रोल और डीजल में डेफिनेटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ फ्यूल इन इंडिया। और जिस तरह से ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, $100 पर बैरल तक जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद इस तरह का एक्साइज ड्यूटी हाइक करना विल नॉट बी इन फेवर ऑफ द कंट्री। हाउएवर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल से नो सच कम्युनिकेशन और गोइंग अगेंस्ट द लेवी ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूटी ऑन डीजल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम ऑयल मिनिस्ट्री, बट एज पर द sources there is a discussion that is going between the two departments, finance ministry and petroleum ministry, on this particular proposal of increasing excise duty on unblended fuel. So let's see how a particular decision will take place. और अगर excise duty बढ़ने का proposal accept होता है तो definitely it is going to impact the price of already increasing price of fuel in India. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड्स में सस्टेन वैल्यूएशन ऑफ अपैरल रिटेलर। तो जिस तरह से सेल्स का ट्रेंड चल रहा है अपैरल सेक्टर में, सो कंट्रीज लार्जेस्ट लिस्टेड अपैरल प्लेयर्स आर एक्चुअली सीइंग द सेल्स एक्सीडिंग देयर प्री पैंडेमिक लेवल। तो प्री पैंडेमिक लेवल से जो अगर लार्जेस्ट रिटेलर्स की बात करें उनकी सेल को देखा जाए तो जिस तरह से सेल उनकी बढ़ रही है, प्री पैंडेमिक लेवल को क्रॉस कर रही है, उसको देखते हुए जो अपैरल सेक्टर्स हैं उनके रिटेलर्स के लिए एक अच्छा टाइम, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। तो फेस्टिवल सीजन की वजह से जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन ईज हो रहे हैं उसकी वजह से इंक्रीज पेस ऑफ वैक्सीनेशन, पेंट अप डिमांड एंड अ फेवरेबल बेस, ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग good growth or a decent growth for Trend, Aditya Birla Fashion Retail, Page Industry, V-Mart and Shoppers Stop were upwards for approximately 45%.
परसेंट। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये सारी कंपनी जो अपैरल सेक्टर में बिलोंग करती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सी द सस्टेन्ड वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ द good or strong sales trends. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.